जब राम का जन्म हुआ तो बृहस्पति के नक्षत्र में हुआ, तो उन्होंने मर्यादा की बात करी, क्योंकि बृहस्पति मर्यादा वाले प्लेनेट। जबकि कृष्ण का जन्म हुआ तो उनका जन्म हुआ चंद्रमा के नक्षत्र में। तो ये हर नक्षत्र का एक फीचर होता है। शनि का नक्षत्र आया थोड़ा स्लो चलेगा, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं। मंगल का नक्षत्र आया अग्रेसिव होगा। जैसे धनिष्ठा की बात करो, मंगल का नक्षत्र होता है, धनिष्ठा में जो जन्म लिया वो अमीर होगा ही होगा, निश्चित है। तो ऑड नक्षत्र हैं, उसमें बेस्ट रिजल्ट किसके नक्षत्र के मिलते हैं? सारे ही नक्षत्र मृत्यु कारक है, सारे ही नक्षत्र एक्सीडेंट दे सकते हैं। और जो ये दशा तय होगी, इसी के हिसाब से आपके जीवन की पूरी पटकथा लिखी जाएगी। कि जो महादशा है वो प्लैनेट की नहीं है, वो हमारी दशा है। तो अगर कोई खराब प्लैनेट को कोई अच्छा प्लैनेट बचा ले तो खराब की दशा भी अच्छी निकलती है। क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नक्षत्र या प्लैनेट? मुझसे पूछें तो जवाब है। नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम रजनीश खुल्लर है। हम आज बात करेंगे कि ये नक्षत्र ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या प्लैनेट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लैनेट्स हम बात करते रहते हैं, शनि, राहु, मंगल, वेरियस अदर प्लैनेट्स, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि नक्षत्र भी कोई हैं इम्पॉर्टेंट। तो मेरा ये सवाल, आज हनीश बग्गा जी हमारे साथ हैं, मेरा उनसे ये सवाल है कि हम नक्षत्र को इम्पोर्टेंस दें या प्लैनेट्स को इम्पोर्टेंस दें, क्या दोनों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए? ये बताएंगे हनीश जी। हनीश जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप ये बताइए कि नक्षत्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या प्लैनेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, इम्पोर्टेंट तो दोनों ही हैं। प्लैनेट्स का अपना रोल है, नक्षत्रों का अपना रोल है। प्लैनेट्स का रोल तो हम सब हमेशा बात करते हैं, सूर्य अच्छा है खराब है, मंगल अच्छा है खराब है, राहु अच्छा है खराब है, या कोई भी प्लैनेट अच्छा है खराब है, और उसके जो सिग्निफिकेशन है उसके हिसाब से काम करते हैं। नक्षत्रों में हम इस तरीके की बात नहीं करते। लेकिन नक्षत्र, शायद अगर आप मुझसे पूछें तो प्लैनेट से भी ज़्यादा बड़ा रोल नक्षत्र का है। उसका कारण समझ लीजिए। जब भी किसी का जन्म होता है तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसकी पहली दशा मिलती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी का चंद्रमा एरीज राशि में है और पहला उसका नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, चंद्रमा उसमें है। तो इसकी जो सीक्वेंस मिला, दशाओं का जो सीक्वेंस मिला, पहली दशा मिली उसी नक्षत्र के लॉर्ड की, यानी नक्षत्र था अश्विनी तो उसका मालिक है केतु, दूसरा नक्षत्र होता था भरणी, उसका मालिक है शुक्र, तीसरा कृतिका, उसका मालिक है सूर्य, एंड सो ऑन। तो आपको पहली दशा मिलती है जिसमें चंद्रमा होता है जिस नक्षत्र में जन्म के समय। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, पहला मिला केतु का, तो दूसरी महादशा मिलेगी। अब ये महादशा की बात कर रहा हूँ मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो महादशा है वो प्लैनेट की नहीं है, वो हमारी दशा है। वो हमारी दशा तय करती है कि हमारी ज़िंदगी की दशा कैसी है, हमारी दिशा कैसी है, हम ग्रो करेंगे, फॉल करेंगे, किस तरह के बड़े बड़े इवेंट होंगे, वेल्थ आएगी, प्रॉपर्टी आएगी, लॉसेस होंगे, ट्रैवल होगा, सब दशाओं पर डिपेंडेंट है। और दशा का बेस नक्षत्र है। इसका मतलब चंद्रमा जिस नक्षत्र में, पहली दशा उसकी, दूसरी उसके बाद वाली, तो दूसरा नक्षत्र सीक्वेंस में जो दूसरा आया, तो पहला केतु का, दूसरा शुक्र का, तीसरा सूर्य का, चौथा चंद्रमा का, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और नवा बुध। ये इसका सीक्वेंस है, ठीक है। तो अगर आपने केतु के नक्षत्र से जन्म लिया तो चंद्रमा आपका बर्थ के टाइम केतु के नक्षत्र में था, तो पहली महादशा आपको मिली केतु की, फिर दूसरी शुक्र की, तीसरी सूर्य की, चौथी चंद्रमा की, पांचवी मंगल की, छठी राहु की, सातवीं बृहस्पति, आठवीं शनि और नाइन्थ हो गई मरकरी की। तो ये सीक्वेंस होता है, यही नक्षत्रों का सीक्वेंस है, और इसी के हिसाब से हमारी दशा तय होती है। और जो ये दशा तय होगी, इसी के हिसाब से आपके जीवन की पूरी पटकथा लिखी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो दशाएं हैं, ये प्लैनेट की दशाएं तो हैं, बोला तो जाता है ओनर इसका प्लैनेट है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का पूरा हिसाब किताब, कब अच्छा होगा, कब खराब होगा, कौन सी दशा अच्छी जाएगी, कौन सी खराब जाएगी, ये सब इसमें लिखा होता है। तो प्लैनेट तो सारे ही अच्छे हैं, कोई प्लैनेट खराब नहीं है, नक्षत्र भी सारे अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको कौन सा अच्छा मिला। यानी आकाश में तो अगर 27 नक्षत्र हैं तो बिल्कुल सेट है। अब किसी के लिए कोई अच्छा, आपको हो सकता है आपके लिए केतु का नक्षत्र अच्छा हो, मेरे लिए खराब हो सकता है किसी और के लिए सूर्य का नक्षत्र अच्छा हो, चंद्रमा का खराब हो, जबकि चंद्रमा अच्छा प्लैनेट है, लेकिन उसके लिए खराब भी हो सकता है। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ दशा है, ये तय करती है आपकी ज़िंदगी में कब कब क्या क्या अच्छी और बुरी, बड़ी और छोटी घटनाएं होंगी। ये है बेसिकली। तो नक्षत्र
ज़्यादा बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है वनस्पत प्लैनेट के। ये आपने बताया अभी कि नक्षत्र ज़्यादा बड़ा प्लैनेट से ज़्यादा बड़ा है डिसाइडिंग फैक्टर के लिए। थोड़ा सा ये इसमें बताइए कि जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, कौन सा नक्षत्र धन देता है, कौन सा नक्षत्र आपको विजडम देता है, कौन सा नक्षत्र आपको एजुकेशन देता है, या कौन सा नक्षत्र आपको इवन क्रिमिनल बनाता है। अब कहने का मतलब ये है कि ऐसे सारे नक्षत्र का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होगा जो आपको वो निकाल के देगा। सर सबके लिए अलग अलग है। बेसिक रूल ये है, सारे ही नक्षत्र पैसे देते हैं, सारे ही नक्षत्र मृत्यु कारक है, सारे ही नक्षत्र एक्सीडेंट दे सकते हैं, सारे ही नक्षत्र वेल्थ दे सकते हैं, सारे ही नक्षत्र प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अब हम आपके लिए को अलग हो सकता है, मेरे लिए कुछ अलग हो सकता है। ये तय कैसे होगा? सीक्वेंस से तय होगा। पहला नक्षत्र यानी पहली दशा आपको तंग करेगी। सेकंड दशा यानी सेकंड नक्षत्र, यानी आपका जैसे चंद्रमा मान लीजिए अश्वनी में है, तो भरणी आपको वेल्थ देता है। तीसरा नक्षत्र हुआ सूर्य का। सूर्य अच्छा प्लैनेट है, लेकिन सूर्य आपके लिए प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट है क्योंकि नक्षत्र सीक्वेंस में तीसरा पड़ रहा है। चौथा आपको प्रॉपर्टी देता है। पांचवा परेशानी तो देता ही है, लेकिन उसका संबंध संतान से और एजुकेशन से भी आता है। हालांकि चौथे का भी आता है और पांचवे का भी आता है, दोनों का आता है। छठा जो सीक्वेंस में बढ़ा वो आपको देगा सक्सेस। सातवां का नाम होता है निधन। निधन का मतलब आपकी ज़िंदगी में आने वाली सारी बड़ी बड़ी मुसीबतें ये सातवां नक्षत्र लेके आएगा। यानी इस नक्षत्र का जो मालिक है वो आपके लिए बहुत खराब है। आठवां इज मित्र, विच इज़ वेरी गुड। मित्र नक्षत्र होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो हमेशा आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। नाइन्थ इज बेस्ट फ्रेंड, तो नवां नक्षत्र सबसे अच्छा माना गया है। ठीक है, अब अपन इसका सीक्वेंस लगा लेते हैं। यानी पहला नक्षत्र खराब, इसका मतलब पहली दशा खराब। दूसरा नक्षत्र अच्छा, इसका मतलब जन्म के बाद दूसरी दशा जो मिलेगी वो बहुत अच्छी होगी, वो वेल्थ देगी। तीसरी दशा का तीसरा नक्षत्र खराब, उसका नाम होता है विपत, यानी विपत्ति कारक, तो तीसरी दशा में विपत्तियाँ आएंगी। चौथी जो दशा हुई यानी चौथा नक्षत्र, चौथा जो दशा हुई वो आपके लिए प्रॉपर्टी के लिए होती है। पांचवा भी प्रत्यय है, बहुत अच्छा नहीं होता, खराब ही है, तो पर वहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं, लेकिन एजुकेशन से और उससे भी आप थोड़ा कनेक्ट कर लीजिए तो आपको जॉब मिलेगा। छठा इज सक्सेस एवरीवेयर, लेकिन छठा बीमारी से भी कनेक्शन देता है, ये भी एक रूल है। सातवां जिसकी हमने बात करी तो सातवीं दशा, तो सातवीं दशा आपके लिए खराब होती है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए, अब पहले सीक्वेंस में समझ लीजिए, इसका मतलब पहला नक्षत्र खराब है, तीसरा खराब है, पांचवा खराब है, सातवां खराब है। 1 3 5 7 ये ऑड नंबर हैं चारों, ये सब खराब है। पहला जो नक्षत्र है, अब मन में सवाल ये आता है कि साहब हमारा तो जन्म ही हुआ, पहला नक्षत्र क्यों खराब है? तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जब भी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसे काट के माँ से अलग किया जाता है, फिर उसे उल्टा लटकाया जाता है, ऐसे उल्टा करते हैं डॉक्टर, फिर उसको पीठ को सहलाते हैं और अंदर से सारी गंदगी बाहर निकलती है। ठीक है, और उसके बाद वो ज़ोर से सांस लेता है तो ब्रीदिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद वो बिल्कुल गंदा सा होता है तो उसको साफ़ सुथरा करके और उसको फिर माँ की गोद में दे दिया जाता है। यही प्रोसेस है। तो इसका मतलब पहले नक्षत्र की जब दशा आएगी, पहले काटा जाएगा, फिर उल्टा टांगा जाएगा, फिर उसके बाद सहलाया जाएगा। बच्चे को तो सहलाते हैं, ज़िंदगी तो हमें थप्पड़े मारती है ना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसको नहला धुला के तैयार किया जाता है, यानी नया फॉर्मेशन होता है उसका ना, और उसको तैयार करके फिर माँ के पास दिया जाता है और माँ के पास जाते उसे मिलता है मिल्क, माँ का दूध। तो पहली दशा जब आई या अंतरदशा जब आई तो आपके साथ यही सारा होने वाला है। दूसरी दशा वेल्थ की क्यों? क्योंकि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो उसे क्या मिला? माँ का दूध, और माँ के दूध का मालिक कौन है? चंद्रमा है ना। तो मदर का लव मिलता है, और चंद्रमा, इसलिए ही चंद्रमा को कहा गया है वेल्थ गिविंग प्लैनेट, क्योंकि मिल्क हो गया, वाटर हो गया, वेल्थ हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, ये सब चंद्रमा से देखा जाता है ना। तो आप देखिए, तो जो दूसरी दशा आएगी उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, यानी अच्छा खाना मिलेगा, बढ़िया आप शॉपिंग करके आएंगे, पैसे अच्छे कमाएंगे। आपके जब वो दशा आती है तो आपको वो आपकी इनकम बढ़ा के लेके आती है। फिर जब तीसरी दशा आती है, इसका नाम है विपत। बोले इसके मैं
ये विपत्तियों से भरा हुआ है, वो खूब एफर्ट कर रहा है। विपत्ति यानी तीसरी दशा या इस तीसरे प्लेनेट की अंतर्दशा जब जब आएगी, आप ये मान के चलिएगा आपको बहुत मेहनत करवाएगी और कोई ना कोई परेशानी में उलझा के रखेगी। ऐसे ही जब चौथे की आएगी तो आप क्या करेंगे, घर खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, हाउस होल्ड चीज़ें खरीदेंगे। जैसे घर में आपने फ्रिज, टीवी, एसी ये सब चेंज करना है, घर में रिनोवेशन करना है, पेंट वेंट कराना है, ये सब चौथी दशा में होता है। जैसे ही चौथी की दशा या उसी प्लेनेट की किसी और में अंतर्दशा आएगी तो ये सारी एक्टिविटीज़ ऑन हो जाती हैं। तो ऐसे सीक्वेंस चलता है। पांचवा वाला बहुत तंग करता है। पांचवा वाला आपके काम में बहुत अड़चने लेके आता है, इमोशनल इम्बैलेंस का काम करता है। आप अनकंफर्टेबल ही रहते हैं, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, पांचवे में भी लगती है। और जैसे ही छठा आता है वो आपसे बहुत मेहनत कराता है लेकिन डिजीज़ की तरफ इंडिकेट करता है। लेकिन अगर किसी भी तरह का कोई कंपटीशन आप छठे की दशा में फेस कर रहे हैं, यानी अगर आपके अंतर्दशा चेंज होगी और छठे की अंतर्दशा आई और आप ऐसे वक्त इंटरव्यू देने चले गए उस प्लैनेट की, तो आप ये मान लीजिए आपका सक्सेस रेट बढ़ गया, क्योंकि उसका काम ही है सक्सेस देना। छठा है ना, 6th हाउस कुंडली का क्या देता है, सक्सेस इन कंपटीशन। तो छठे की अंतर्दशा प्रति अंतर्दशा में अगर आप इंटरव्यू देने जाएं, कोई एग्ज़ाम लिख रहे हैं, कोई स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पे आपका सक्सेस रेट बहुत हाई हो जाता है। बट छठा घर आपका रोग रिपू ऋण का भी तो है। तो मैंने तो बताया ही ना कि उसका रोग से भी संबंध है, कोई ना कोई डिजीज़ ज़रूर देता है, चाहे वो छोटी दे या बड़ी दे, वो प्लैनेट की स्थिति बताएगी, लेकिन ये डेफिनेटली देगा। लोन भी दिलवाता है सर छठा, 6th हाउस है, लोन का भी है, डिजीजेस का भी है, कंपटीशन में विनिंग का भी है। अब आप आइए सातवां, जो सबसे खराब, क्योंकि जन्म था उसने तो आपको जन्म के बाद परेशानी देके आपको माँ की गोद में दे दिया, और सातवां होता है मृत्यु तुल्य कष्ट। तो अगर आप इस सीक्वेंस में चलें तो जो सातवां आया, जैसे अगर मान लीजिए किसी को केतु की दशा मिली, तो पहली केतु, दूसरी शुक्र, तीसरी सूर्य, चौथी चंद्रमा, पांचवी मंगल और छठी राहु, तो छठी तक भी बढ़िया चल रहा है, सातवां बृहस्पति। तो सातवां बृहस्पति यानी इसके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट वाला सबसे खराब प्लेनेट बृहस्पति है। अब लोग कहते हैं बृहस्पति तो बड़ा अच्छा प्लेनेट है, लेकिन बृहस्पति की दशा में इतना नुकसान क्यों हुआ, इतनी परेशानियां क्यों हुई, हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस क्यों आए? क्योंकि दशा सीक्वेंस में वो सातवें पे एंटर किया था। जो भी प्लेनेट सातवें पे आएगा वो आपके लिए किलर है, वो आप लेके चलिएगा, वो किलर है। आठवां वाला फैंटास्टिक, 9th इज फैंटास्टिक। तो आपने अभी कहा कि मृत्यु तुल्य कष्ट, हाँ जी, मृत्यु देगा कि मृत्यु तुल्य कष्ट ही देगा? देखिए अगर आपका समय आ गया तो मृत्यु हो जाएगी, नहीं तो मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। आप कैसे समझिए, जन्म हुआ पहली दशा में तो पहले में भी तो सातवां आएगा, ऐसे तीसरी में भी सातवां आएगा, चौथी में भी सातवां आएगा, पांचवी में भी सातवां आएगा, छठी में भी सातवां आएगा और सातवीं में भी सातवां आएगा। तो हर बार थोड़ी मरेंगे। मान लीजिए किसी की उम्र 80 साल है ना, 80 साल में किसी की डेथ हुई तो उसको 5-6 दशाएं तो मिल ही चुकी पूरी, तो हर बार थोड़ी मरा, लेकिन हर बार परेशान हुआ। अब वो प्लेनेट कुंडली में कहाँ बैठा है उसकी मृत्यु कराएगा। मान लीजिए वो चौथे घर में बैठा है, तो बोले जब इसकी दशा आती है मेरा घर बदल जाता है। मान लो 10वें घर में बैठा है, बोले जब इस 7वें की दशा आती है मेरा करियर चेंज होता है, मेरी नौकरी बदल जाती है, बिजनेस चेंज हो जाता है। तो मृत्यु किसकी? बोले करियर की। मृत्यु किसकी? घर की। समझ गया? अगर वो 5वें घर में बैठा है तो मृत्यु नहीं हुई तो संतान को दूर भेज दिया उसने, फादर और बच्चा या मदर और चाइल्ड अलग हो गए, क्योंकि मृत्यु उसकी दशा आई तो माँ का साथ वो संबंध हो गया, उसको कहीं और पढ़ने जाना पड़ा। तो ऐसी स्थितियाँ बनती है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मान लीजिए 11वां घर है, सातवां वाला प्लैनेट, 7वीं दशा वाला प्लैनेट 11वें घर में बैठ गया। मान लीजिए वो बृहस्पति था, अभी अपन जो बात कर रहे थे, तो जैसे बृहस्पति की दशा आएगी सबसे पहले उसके पैसे बंद होंगे। इनकम का घर है 11वां, गया। तो ऐसा आपको तय करना पड़ता है कि कौन सा प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देगा, कौन सा खराब, और किस हाउस से रिलेटेड अच्छा और किस हाउस से रिलेटेड खराब रिजल्ट देगा। ऐसे सीक्वेंस तय होता है। तो ऐसे हम मान सकते हैं कि ऑड वाला बेटर होता है, खराब होता है, और इवन वाला बेटर होता है। आप बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन 9th भी ऑड है, लेकिन 9th अच्छा होता है। ये क्यों? 1 3 5 7 9, 9th को अति मित्र बोला है, बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट फ्रेंड तो खराब नहीं हो सकता, तो इसलिए 1 3 5 7 ये ऑड वाले तो खराब है। 2 4 6 8 बहुत बढ़िया, लेकिन 9th का एक्सेप्शन है, ये ऑड तो है लेकिन अच्छा है। लेकिन आप देखिएगा 9th की अंतरदशा तो आपको मिलेगी, 9th की महादशा आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अब हमारी एवरेज एज 70-80 साल रह गई है और दशा सीक्वेंस 120 साल का है, तो आपको 9th की पूरी महादशा कभी मिल ही नहीं सकती।
क्योंकि 9th की महादशा मिलने के लिए अगर सबसे लंबा दशा ये मान लीजिए शुक्र की है वो भी रखूं तो कम से कम 100 साल में शुरू होगी, 100 की एज में, तो वो नॉर्मली इतने लोग जीते नहीं, तो 9th की महादशा आती नहीं। 8वीं की भी बहुत कम लोगों की आती है। 7वीं की दशा को निकालते निकालते आदमी ऑलमोस्ट सरेंडरिंग मोड में चला जाता है कि बस मुझे ज़िंदगी से और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो बस शांति से, हेल्थ इशू ना, मैं आराम से शांति से बैठ जाऊँ। सो हम ज़्यादातर बढ़िया की बात करते हैं, नेगेटिव की बात नहीं कम करना चाहेंगे, लेकिन नेगेटिव के बाद में आते हैं। जो ऑड प्लैनेट्स, ऑड नक्षत्र हैं, आपने भी जो बताया, उसमें बेस्ट रिजल्ट्स किस नक्षत्र के मिलते हैं? नहीं, और तो सारे ही खराब हैं। अब कोई कम खराब है, कोई ज़्यादा खराब है। और इवन में बेस्ट रिजल्ट्स किसके मिलते हैं? सेकंड वाला पैसे देगा, चौथा वाला प्रॉपर्टी देगा, छठा वाला सक्सेस देगा, 8वां वाला गेन्स देगा। अब आपको जो इच्छा है वो ले लीजिए। आपको पैसे की इच्छा ज़्यादा है तो बोले सेकंड मेरे लिए बेस्ट है और 8वां मेरे लिए बेस्ट है। आप कह रहे जी मेरे को तो बहुत सारी प्रॉपर्टी चाहिए, तो आपके लिए चौथा बेस्ट है। आप एफर्ट करने वाले हैं कंपटीशन में, तो आपको क्या बढ़िया लगेगा? बोले मेरे को 6 बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कंपटीशन में विनिंग देता है। तो इसलिए इवन नंबर वाले आपको हर जगह फ़ायदा ही देते हैं, प्रोवाइडेड वो प्लैनेट किसी वजह से खराब ना हो रहे हो। और ऑड वाले, अब इसमें भी थोड़ा कभी कभी रोल रिवर्स हो जाता है। मान लीजिए ऑड का प्लैनेट है, वो कुंडली में एग्जॉल्टेड है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसमें लिया तो तीसरा विपत वाला था, तो विपत वाला सूर्य हुआ, है ना। जैसे केतु के बाद शुक्र व तीसरा सूर्य हुआ। अब केतु कुंडली में उच्च का बैठा है, तो वो अपनी नेगेटिविटी को एकदम मिनिमाइज कर देगा, पॉजिटिविटी बढ़ा देगा। ऐसे ही मान लो चौथा वाला है ना, चंद्रमा स्कॉर्पियो में जाके नीच का हो गया, तो बोले प्रॉपर्टी तो देगा, बहुत रोला रोला के देगा। और आपको लग रहा था कि मैं बड़ा फार्म हाउस के दूंगा और आपको 1 BHK दे दिया उसने। तो प्लैनेट की खुद की स्ट्रेंथ भी देखी जाएगी, वो उच्च का है, फ्रेंडली साइन में है, एग्जॉल्टेड है, या ओन साइन में है, या नीच का है, और उसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर कोई खराब प्लैनेट को कोई अच्छा प्लैनेट बचा ले तो खराब की दशा भी अच्छी निकलती है। और अगर अच्छी दशा को कोई खराब प्लैनेट अपने साथ बिठा ले, जैसे मान लीजिए अभी मैंने कहा कि इसी सीक्वेंस के हिसाब से बृहस्पति 7वां, वो तो खराब है ना। ऐसे में वो बृहस्पति किसी अच्छे प्लैनेट के साथ बैठ जाए तो बृहस्पति उसको भी ले बैठेगा, क्योंकि खराब। आप एक बात समझ लीजिए, जैसे हम ऑफिस जाते हैं या हम स्कूल में जाते थे, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन का बड़ा अच्छा रूल है, ध्यान से समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लीजिए आप और मैं एक ही क्लास में एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। आपकी मम्मी ने खाने में आपको एक टिफ़िन बना के दिया, मेरी मम्मी ने भी मेरे को टिफ़िन दिया। आपके टिफ़िन में मान लीजिए साउथ इंडियन था, मेरे में चाइनीज़ था। तो जब हम दोनों साथ खाना खाने बैठेंगे तो क्या होगा? मैं आपका साउथ इंडियन खाऊंगा और आप मेरा चाइनीज़ भी, तो हम शेयर करते हैं। ऐसे ही जब भी दो प्लैनेट एक साथ बैठे होते हैं, अच्छा वाला अपनी अच्छाई दूसरे को दे देता है, खराब वाला अपनी खराबी दूसरे को देता है। तो अच्छा वाला खराब रिजल्ट देने लगता है, खराब वाला अच्छा, और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ये ही है, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग। कॉम्बिनेशन में बहुत ध्यान से समझना पड़ता है इनको। सो दो अगर नेगेटिव बैठे हों तो क्या वो पॉजिटिव हो सकते हैं? रेयरली, वेरी रेयर। जो रूल है, साइंटिफिक रूल तो ये है, दो नेगेटिव पॉजिटिव होता है। नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन दो राक्षस एक साथ बैठेंगे तो देवता कभी नहीं बनेंगे। वो दोनों रहेंगे राक्षस, उनकी पावर बढ़ जाएगी, ज़्यादा नुकसान करेंगे। अब कोई एक्सेप्शन रूल आ गया, किसी के ऊपर कोई अच्छे प्लैनेट का एस्पेक्ट आ गया, उसने उसको बचा लिया, वो अलग बात है। लेकिन दो अच्छे प्लैनेट एक साथ बैठ जाएं, वो ही है आपको लकी बनाता है। दो खराब प्लैनेट एक साथ बैठ जाएं तो वो आपको अनलकी, ज़िंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारी परेशानियां, मतलब आपने देखा होगा किसी को भी कभी कोई समय आता है अचानक अर्श से उठा के मतलब फर्श से उठा के अर्श तक ले जाता है, तो वो दो अच्छे प्लैनेट हो सकते हैं। और कोई बिल्कुल टॉप पे चल रहा होता है, अचानक फॉल करता है और एकदम ज़ीरो पर आ जाता है। मान लीजिए किसी की नेटवर्थ 100-200 करोड़, अचानक कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिसकी वजह से विद इन 1 या 2 ईयर स्पैन ऑफ टाइम वो ज़ीरो पर आ गया और कर्जदार हो गया। ये दो खराब प्लैनेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको इनको समझना पड़ेगा। जब आप इनकी डिटेलिंग करेंगे तब समझ में आएगा कि इसने ऐसा क्यों किया। दशा जो है 5 टाइप की दशा आती है, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा तक। अब क्या एक्यूरेसी हम नक्षत्र से निकाल सकते हैं कि हमें इन दशाओं से एक्यूरेसी निकालनी चाहिए? डिलीवरी ऑफ, लेट्स से कि मैं एक एग्ज़ाम दिया, राइट, और मैंने एग्ज़ाम दे के मैं पास भी हो गया, लेकिन मेरी इंटरव्यू कॉल आई और इंटरव्यू में फेल हो गया, या इंटरव्यू में पास हो गया, या बहुत उत्तीर्ण हो गया। तो जो नक्षत्र है उस पर क्या एक्यूरेसी की सकती है, या इस टाइम मेरे को धन मिलेगा? देखिए, ये जो अभी हमने बात करी
ये तो हमने बात करी दशाओं की। नक्षत्र का रोल खाली दशाओं में नहीं आता, ट्रांजिट में भी आता है, गोचर में भी आता है। अब मैं आपको इसका दूसरा रोल बताता हूँ। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। दशा तो कोई भी चल रही है, चलने दो, लेकिन अगर आपका जो दूसरा नक्षत्र है ना, यानी दूसरे का मतलब अब टेबल को ध्यान रखना पड़ेगा। तो 27 नक्षत्र होते हैं, तो 1 से 9, 1 से 9, 1 से 9, तो टोटल 1 से 9, 10 से 18, 19 से 27 तक ये सीक्वेंस होता है 9-9 का। तो पहला 10वां और 19वां ये तीनों खराब हैं। दूसरा 11वां 20वां ये तीनों अच्छे हैं क्योंकि दूसरे वाले प्लेनेट के ही आ रहे हैं। ऐसे ही तीसरा 12वां और 21वां ये तीनों खराब हैं, विपत है। ऐसे ही चौथे पे आ जाओ, ऐसे सीक्वेंस चलता है। तो अगर आपका 2 वाली सीरीज में यानी दूसरा 11वां और 20वें नक्षत्र, अगर कोई प्लैनेट इसके ट्रांजिट में इन नक्षत्रों से गुजरेगा तब भी पैसा देगा, क्योंकि उस नक्षत्र का काम है जो मर्जी आ जाए पैसे दे के जा। वो नक्षत्र कह रहा है मेरा काम है पैसे देना, तो जो मर्जी करता रहे, सूर्य हो चाहे शनि, मुझे मतलब नहीं है, पैसे तो दे इसको, उसके अलावा जो करता करता रहे, पैसे तो पकड़ा। ऐसे ही अगर मान लो 7वें में आ गया, दशा बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन 7वें नक्षत्र में कोई खराब आ गया, है ना। जैसे अभी हमने बात किया सीक्वेंस में 7वां बृहस्पति है, बृहस्पति के नक्षत्र में मान लो कोई एक खराब प्लैनेट या कोई भी एक प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है ना उस नक्षत्र में, तो क्या हुआ, तो बोले दशा तो बस चल रही है, लेकिन जब तक ये प्लैनेट इस नक्षत्र में है तब तक मुझे जितने अच्छे रिजल्ट मिलने थे मिलने ही नहीं दिए। तो हर अच्छाई के बाद एक बुराई ले आता है, हर अच्छी इवेंट के बाद एक बैड इवेंट ले आता है। तो आपको इसका सीक्वेंसिंग समझना पड़ेगा। तो दशा ने तो आपके जीवन की पटकथा लिख दी, और जो ट्रांजिट होता है, जो नक्षत्र के थ्रू ट्रांजिट होता है, वो तय करता है एक्चुअली इवेंट कब होगा, क्या होगा और कैसे होगा, इग्नाइट करता है वो उसको। तो जब आप इसको समझ जाएंगे, जब आप इन दोनों को मिला देंगे, तो एक्चुअली आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि क्या होगा, घटना क्या होगी, कब होगी। और कुछ और रूल्स होते हैं, जब वो अभी आज तो अपन बात नहीं करेंगे, वाला टॉपिक है, उनको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि इवेंट कितना बड़ा होगा, अच्छा या बुरा, ये अलग चीज़ है, बड़ा या छोटा ये अलग चीज़ है। एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास वेल्थ आने का योग था, आप सड़क पे जा रहे थे, आपको एक 100 का नोट मिल गया, 100 रुपये, बस बोले वेल्थ तो ये भी है। आपका नुकसान का योग था, बोले 10,000 रुपये खो गए। अब आप देखिए क्वांटिफिकेशन में फ़र्क, इधर तो आए तो 100 और गए 1000, ये 10,000 है ना। सोचिए इसका रिवर्स हो तो ये ही प्लैनेट की अच्छाई या बुराई तय करती है कि वो ट्रांजिट में कौन सा प्लैनेट वहाँ से अच्छा जा रहा है और हमारे को सपोर्टिव है, तो आपको गेन बड़ा मिलता है, और अगर एनिमी प्लैनेट जा रहा है, गलत जगह से जा रहा है, तो आपको लॉस बड़ा करता है। तो इसलिए ज़िंदगी में अलग अलग समय पे बड़े गेन या छोटे गेन या बड़े लॉस या छोटे लॉस होते ही रहते हैं, क्योंकि सारे 9 प्लैनेट है, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, किसी न किसी नक्षत्र में से तो घूमेंगे ही, किसी राशि में तो होंगे ही, तो वहाँ से निकलते हैं। इसलिए हमारे ज़िंदगी में रोज़ बहुत सारे इवेंट होते थे। एक साल के अंदर हमारी ज़िंदगी में 15, 18, 20 हज़ार तक के इवेंट हो जाते हैं, 20,000 इवेंट हो जाते हैं, 18,000 इवेंट हो जाते हैं। तो जब आपके इतने इवेंट होते हैं तो कोई अच्छा होगा, कोई ख़राब होगा। आज आप और मैं बैठ के एक ज्योतिष के एक टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक इवेंट है। सही बात है। तो आप ये कह सकते हैं कि नक्षत्र से हम डिलीवरी बॉय जिसे कहते हैं ऑफ योर वेल्थ, ट्रांजिट इज अ डिलीवरी बॉय, तो वो डिलीवरी बॉय नक्षत्र से आप डिनोट करा सकते हैं, बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और नक्षत्रों के बारे में समझते हैं। आपने कहा कि कुछ जो ऑड इवन वाला आपने बताया वो बड़ा अच्छा आपने बताया, लेकिन नक्षत्रों में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नक्षत्र, चाहे वो एक जातक के लिए हो जो कि राहु के नक्षत्र में पैदा हुआ है, उसका कैसे आगे चलेगा? पहली दशा अगर राहु की मिली तो दूसरी बृहस्पति की मिली, तीसरी मिलेगी शनि की, चौथी मिलेगी बुध की। तो सीक्वेंस के हिसाब से आप चलते रहिए। अच्छा, अब किसी के, अब जो मैं, अब इफ़ आई अंडरस्टूड करेक्टली, मुझे बताइएगा कि आपका सवाल को, कि अगर किसी का केतु के नक्षत्र में, किसी और प्लैनेट के नक्षत्र में जन्म हुआ या राहु के में जन्म हुआ, तो इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं, है ना। हाँ, तो इसका सवाल ये है कि जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा, जिस नक्षत्र में जन्म के समय था, उस नक्षत्र की सारी प्रॉपर्टी, सारी खूबी आपको मिलेगी, सारी अच्छाइयाँ भी मिलेंगी और बुराइयाँ भी मिलेंगी। ये पार्ट ऑफ आपका बॉडी और आपका नेचर बिहेवियर रहेगा। एक आपने, क्योंकि अब राहु का नाम लिया तो मैं राहु का समझाता हूँ। मान लीजिए राहु का
नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ, तो राहु क्या है? राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास खाली हेड है, बॉडी नहीं है। इसका मतलब करना तो ये बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए तो ये पूरा लोअर बॉडी चाहिए होगा, टिक के रहना होगा, है ना। राहु बहुत क्रिएटिव प्लैनेट है, ये लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी के साथ ये इनका इम्प्लीमेंटेशन पावर इतना हो ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब राहु क्या है? राहु है अनकन्वेंशनल अप्रोच वाला। तो ये नॉर्मली जो होते हैं इनका थॉट प्रोसेस थोड़ा समाज के बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट होता है। ये जल्दी थोड़ा सा रिएक्टिव हो जाते हैं, किसी चीज़ को जल्दी से टेक नहीं करते, उसको कहते हैं उस पर वाद विवाद थोड़ा ज़्यादा करते हैं। ये राहु के नक्षत्र का रूल है। अब राहु के भी 3 नक्षत्र हैं, तो तीनों का अलग अलग होगा। शतभिषा अलग दे रहा होगा, रुद्र वाला जो है वो अलग दे रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से अपन को हर नक्षत्र के अपने अपने फीचर होते हैं। कभी हम बात करेंगे कि हर नक्षत्र के क्या फीचर होते हैं, क्या अच्छाई होती है, क्या बुराई होती है। अब जैसे अश्वनी नक्षत्र है केतु का, जो अपन पहले की बात कर रहे थे, तो उसमें अश्वनी नक्षत्र का अगर किसी का जन्म हुआ तो वो आप ये मान के चलिए कि उसको मेडिसिन के बारे में पता हो गई। उसका नेचुरल टेंडेंसी है कि मुझे मेडिसिन के बारे में पता रखना, क्योंकि अश्वनी नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं, जो देवता हैं, वो है अश्वनी कुमार, जो देवताओं के डॉक्टर हैं। तो ये थीम रहेगी कि जिसका अश्वनी नक्षत्र में जन्म होगा उसके पास मेडिकल साइंस से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड उसका नेचुरल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अब ऐसे ही अभी आपने राहु की बात करी तो मैं रुद्र की बात करूं। रुद्र का नक्षत्र यानी उसमें जन्म हुआ तो नेचुरल टेंडेंसी अपोज करने की होगी, क्रोध की होगी, क्योंकि रुद्र तो बहुत क्रोधी हैं, वो तो होगी। अच्छा, अगर आप ऐसे ही बृहस्पति का नक्षत्र ले लीजिए तो बृहस्पति का भी 3 नक्षत्र हैं, तो बृहस्पति का पुनर्वसु अगर मान लीजिए नक्षत्र हुआ तो ये लोग एक जगह टिक के नहीं बैठते, ये ज़िंदगी में बार बार अब चेंज करते रहते हैं, अपना स्टैंड चेंज करते हैं, थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं, बार बार एक जगह टिक के नहीं रह पाते। एक एग्जांपल देता हूँ। भगवान राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र का था। पूरी ज़िंदगी वो टिक ना पाए, कभी जंगल में, जब बाल्यावस्था थी तो ऋषि के आश्रम में रहते थे, फिर आए, कुछ समय यहाँ रहे, फिर लंका चले गए, फिर आए। तो ज़िंदगी बार बार पुनर्वसु, री एस्टेब्लिशमेंट, बार बार ज़िंदगी में उखड़ोगे, दूसरे लगोगे, फिर यहाँ से उखाड़ोगे, फिर दूसरी जगह सेटल होना पड़ेगा। तो ये बृहस्पति का नक्षत्र है, कितना भी अच्छा नक्षत्र हो, ठीक है। अब जैसे कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वो रोहिणी नक्षत्र में था। अब रोहिणी नक्षत्र तो चंद्रमा का है, तो कृष्ण जी चाहे सांवले थे लेकिन बड़े मोहक थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, तो लोग उनके फॉलोअर थे, बहुत सारे फॉलोअर थे, है ना। तो उसमें वो वाली रोहिणी के फीचर थे। तो कृष्ण जी का जब जन्म हुआ, जब राम का जन्म हुआ तो बृहस्पति के नक्षत्र में हुआ, तो वो क्या, उन्होंने मर्यादा की बात करी, क्योंकि बृहस्पति मर्यादा वाले प्लैनेट है। जबकि कृष्ण का जन्म हुआ तो उनका जन्म हुआ चंद्रमा के नक्षत्र में, तो उन्होंने अटैचमेंट की बात करी, उन्होंने रोमांस की बात करी, उन्होंने मातृत्व की बात करी, है ना, उसमें देश की इन सारी चीज़ों की बात करी, चंद्रमा से रिलेटेड। तो दोनों ही भगवान हैं, लेकिन क्योंकि दोनों का नक्षत्र अलग है तो दोनों का बेसिक नेचर बिल्कुल डिफरेंट था। आप भगवान राम के बारे में क्या सुनते हैं कि उन्होंने माता सीता को प्रॉमिस किया था कि यू विल बी द ओनली फीमेल इन माई लाइफ, ठीक है। जबकि कृष्ण जी के लिए आपको राधा रानी की भी स्टोरी पता है और रुक्मणी जी की भी पता है जी। और वो 16,000 रानियों की वो भी स्टोरी है। तो ये है चंद्रमा और वो है बृहस्पति। तो बृहस्पति कौन है? बृहस्पति की एनर्जी, दोनों भगवान है, लेकिन नक्षत्र ने उनकी पूरी जिंदगी की पटकथा अलग लिखी। ये है इंपॉर्टेंस नक्षत्र का। तो आप अगर नक्षत्र को समझ जाएं, किसी का चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है उसको समझ जाएं, तो उसके हिसाब से उसकी पूरी लाइफ की थीम निकल के सामने आ जाएगी। इसका माइंडसेट क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, और इवन बॉडी पार्ट्स भी। जैसे आप किसी नक्षत्र में जन्म लिया तो उनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी उसका इम्पैक्ट आप यू कैन फील इट। खाली राशियों से ही बॉडी पार्ट्स हमारे नहीं बने हैं। जैसे मान लीजिए हम अक्सर कहते हैं कि 7 नंबर का लगन जिसका होता है तो उसके तीसरे घर में सजिटेरियस राशि पड़ती है, 7, 8, 9। तो ये अर्जुन के थी, 7 नंबर का लगन था, यानी लिब्रा लगना। इनके हाथ लंबे होते हैं क्योंकि 9 नंबर राशि सबसे लंबी राशि होती है। तो तीसरा अगर हाथ, तो ये हाथ उनके लंबे थे, इसलिए वो धनंजय कहलाए।
तीरंदाजी के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है लंबे हाथ, ताकि वो उसको पूरा पीछे तक पुल कर पाए, फिर छोड़ते थे, तो इसलिए उनका फास्टेस्ट था बाण जो चलता ठीक था। बात है। तो ये टेंडेंसी है, तो ये राशि से हो गया। अब ऐसे ही आप नक्षत्र को भी ले लीजिए, नक्षत्र की भी अपनी टेंडेंसी होती है, तो आप उसको समझ लीजिए, उसके हिसाब से काम करने लग जाइए। तो वो नक्षत्र आपकी बॉडी में, आपके माइंडसेट में, आपके बिहेवियर में, पर्सनालिटी में अपनी अच्छाई, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों बताता है। जैसे मान लीजिए किसी का अश्लेषा नक्षत्र का जन्म हो, बुध का नक्षत्र है। अब क्या खूबी इनकी, इनको कोई भी बात याद रह जाती है। फाइनेस्ट मेमोरी किसके पास होगी? अश्लेषा नक्षत्र के पास। क्यों होगी? कारण है, अश्लेषा नक्षत्र के पास जो मेमोरी होती है शार्प, वो फोटोजेनिक मेमोरी होती है। वो एक बार जिस चीज़ को देख लेते हैं वो दिमाग में सारा छप जाता है। ये उनकी ब्यूटी है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र का जो देवता हैं वो है नाग, और नाग के लिए कहा जाता है कि उसको, अगर उसको एक बार कोई चीज़ याद दिला दी गई, एक बार उसके दिमाग में सेट हो गई, तो वो लंबे समय तक नहीं भूलेगा। अगर उसको बदला लेना भी है तो वो 50 साल 100 साल बाद भी आके बदला लेगा। यही इसके लिए कहा गया है अभी, इसलिए। और ये थोड़े अग्रेसिव होते हैं। अब नाग तो अग्रेसिव होता ही है, तो अश्लेषा नक्षत्र वाले क्या होते हैं? अग्रेसिव होते हैं, है ना, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जल्दी अटैक करते हैं, है ना, रिएक्टिव होते हैं। दे कैन फॉरगिव बट दे विल नेवर फॉरगेट। ये ब्यूटी है अश्लेषा की। ऐसे आप किसी और नक्षत्र पकड़ लीजिए, हर एक नक्षत्र के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई और बुराई है। अब जैसे अश्लेषा नक्षत्र के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन उसका देवता तो नाग है। लेकिन अगर इनके पास आप अपनी कोई चीज़ छोड़ दें कि भैया मेरी रखवाली कर लेना, तो नाग है, वो मर जाएगा, लेकिन रखवाली करना ना छोड़ेगा। इतने डेडिकेटेड लोग होते हैं। ये इसकी ब्यूटी है। ऐसे आप किसी और प्लैनेट को पकड़ लीजिए, जैसे सूर्य है। सूर्य का जो पहला नक्षत्र है वो कृतिका नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र का सिंबल ही चाकू है, नाइफ है, कटर है। अब आप देखिए किसी का चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में होगा, चेक कर लीजिएगा, उसके घर में तरह तरह के नाइफ मिलेंगे, तरह तरह के टूल मिलेंगे। उनको बड़ा शौक होता है तरह तरह के चाकू रखने का। आपने पुराने ज़माने के लोग तलवार और वो जो रखते थे, आपने देखा होगा राजस्थान में वो भाला और दो वो होते थे, ये सब कृतिका नक्षत्र वाले हैं। इनका वही शौक है, इनको बड़ा शौक रहता है। तो हथियार रखने का आप देखिए, जैसे आप देखिए अब तो इतना कॉमन नहीं है, जैसे गन के लाइसेंस लेने वाले हैं, ये सूर्य के नक्षत्र वाले या मंगल के नक्षत्र वाले, इनको बड़ा शौक होता है कि मेरे पास गन का लाइसेंस होना चाहिए, मेरे पास हथियार होना चाहिए। तो ये हर नक्षत्र का एक फीचर होता है, हर प्लैनेट के हिसाब से, है ना। अब जैसे शनि का नक्षत्र आया, अब शनि का नक्षत्र आया थोड़ा स्लो चलेगा, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से चलेगा। मंगल का नक्षत्र आया, अग्रेसिव होगा। जैसे धनिष्ठा की बात करूँ, मंगल का नक्षत्र होता है, धनिष्ठा में जो जन्म लिया वो अमीर होगा ही होगा, निश्चित है। नाम में ही धन इष्ठा, धन की ही इच्छा है, और वो उसे मिलकर रहेगा। तो ऐसे हर नक्षत्र का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है वो आपके लिए बेस नक्षत्र है। इसलिए अगर आप मुझसे पूछे, जैसे वापस आपके पहले सवाल पे आता हूँ जहाँ से हमने डिस्कशन शुरू किया था कि क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नक्षत्र या प्लैनेट, मुझसे पूछे तो जवाब है नक्षत्र। प्लैनेट तो अपने आप उसके हिसाब से चलता ही जाएगा। एक सवाल और आता है मेरे दिमाग में कि आपने कहा कि ऑड जो नेगेटिव रिजल्ट्स देता है दशाओं में, नक्षत्र में नहीं, दशाओं में। नक्षत्र के सीक्वेंस से ही तो दशा में। इवन में, इवन इज गुड, दशाओं में, दशाओं में। तो आप जैसे इम्पैक्ट ज़्यादा होने वाला है, तो नक्षत्र से देख के आप इम्पैक्ट बता सकते हैं, इम्पैक्ट कैसे कम किया जा सकता है जातक कुंडली देख के? वो सारे उपाय के थ्रू सब पॉसिबल है। आपने पहले नोटिस किया, आपने पहले ऑब्जर्व किया कि ये घटना होने वाली है, मान लीजिए नेगेटिव होने वाली है, आप उसका उपाय करके उसको सेटल कर दीजिए, नेगेटिविटी को घटा दीजिए। कोई पॉजिटिव घटना होने वाली है तो उसकी पावर को बढ़ा दीजिए, पॉजिटिव हो गए। यही उपाय है। उपाय सिर्फ यही कर सकता है कि कोई ख़राब है तो उसको घटा दो, अच्छा है तो उसे बढ़ा दो, अच्छे रिजल्ट ले लीजिए। दैट गोज फॉर एवरीथिंग। जैसे हम कॉर्पोरेट लाइफ में कहते हैं, स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स एंड इवन स्ट्रेंथन योर वीकनेसेस, ओवरकम योर वीकनेसेस। करेक्ट। एम आई राइट इन सेइंग दैट? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब आज हम यही मैं ये प्लान कर रहा था कि आप नक्षत्र पे और कुछ बोलें, क्योंकि नक्षत्र मैं चाहता था एक एक नक्षत्र के बारे में आप बताएं। उसके लिए मेरे ख्याल शायद हमारे पास समय नहीं होगा। तो
श्रोताओं, अगला एपिसोड जो हम करेंगे वो नक्षत्र की डिटेलिंग में करेंगे, ताकि हनीश जी उस पर और ज्ञान दे सकें, ताकि हम समझ सकें कि नक्षत्र का इंपॉर्टेंस और क्या क्या है। हनीश जी, अगली बार फिर हम मिलेंगे, श्रोताओं को जरा नक्षत्र की डिटेलिंग समझाएंगे, ताकि उनको ज्ञान और मिल सके, क्योंकि आजकल जो चल रहा है ना सारा, सब कुछ भी बोले जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक्चुअली श्रोता कुछ सीख सकें इससे। तो श्रोताओं, अगर आज आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।